हेलो एवरीवन, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक्चुअली में है क्या, क्या स्टडी प्लान आपका रहना चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उसके अलावा क्या एज लिमिट है, कौन सी एज के अंदर आप यूजीसी क्लियर कर सकते हैं, कौन सी एज के अंदर आप जेआरएफ दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज ही की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कि क्या क्या क्वेश्चंस हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज यूजीसी नेट, ये आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद हाउ मेनी एग्जाम्स, सिलेबस आपका क्या रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, और आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके पास कितने हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक्चुअली में आपका है क्या। अच्छा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यूजीसी क्या है? यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका यूजीसी है वो आपका एक एनटीए के द्वारा, एनटीए क्या है? एनटीए आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। वो अथॉरिटी है जिसको एक टेस्ट करवाने की जिम्मेदारी दे रखी है। टेस्ट का एक्चुअली में नाम क्या है? टेस्ट का आपका एक्चुअली में नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या हम उसको बोलते हैं नेट, बोलते हैं हम उसको। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट आपका एक्चुअली में टेस्ट का नाम है। तो नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका है क्या बनने के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, जेआरएफ का पर्पस क्या होता है? जेआरएफ का पर्पस ये होता है कि आप रिसर्चशिप करते रहें और आपको कुछ एक अमाउंट पर मंथ आपको मिलता रहे। लगभग आपका 50,000 आपको पर मंथ जेआरएफ के अंदर मिलता रहता है जब आप अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर रहे होते हैं। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो एक्चुअली में आपके लिए एक जॉब की तरह है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस के अंदर, इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा। तो एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टेस्ट है आपका, कि अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काबिल होंगे, आप एलिजिबल होंगे। तो नेशनल लेवल पे आपका ये टेस्ट चलता है, नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब नेट क्या है और सेट क्या है। नेट तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट के अंदर ऑल ओवर इंडिया आप ये टेस्ट देके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर आप जॉब ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। लेकिन सेट जो है एक पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे आपका सीजी सेट का अभी एग्जामिनेशन हुआ था, जैसे आपका सीजी सेट का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का आपका ये मैप है। जैसे छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिकली स्टेट वाइज ही आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको सेट बोला जाता है। स्टेट भी आपके लेते हैं, जैसे आपका एक पर्टिकुलर स्टेट का आपका एग्जामिनेशन आ गया। उसके अलावा नेट भी आपका चलता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी पेपर दे सकते हैं, और साल के अंदर ये 2 बार ही होता है। एक तो आपका जून के अंदर ये होता है, उसके अलावा आपका दिसंबर के अंदर भी ये होता है। इस बारी जैसे जून 2024 के अंदर आपका री एग्जाम भी आपका अगस्त के अंदर हो, क्योंकि आपका पेपर लीक हो गया था। लेकिन अदरवाइज आपका फ्रीक्वेंसी जो है हर 6 महीने में एक बार आपका होता है। अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जैसे आपका दिसंबर 2024 के अंदर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपका 1 महीने के अंदर आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता लग गया कि यूजीसी नेट क्या होता है, नेट क्या होता है और सेट क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अब आपका आता है कि क्या आपका एज लिमिट रहता है, क्या आपका एज लिमिट रहता है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो कोई भी एज लिमिट आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर कोई भी बार नहीं है, आपकी एज जितनी मर्जी हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन, या मैं बोलूं नेट क्वालिफाई अगर आप करेंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं होगी। किसी भी एज लिमिट में आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जेआरएफ के लिए जिसमें आपको एक अमाउंट पे किया जाता है, जैसे 50,000 आपको एक अमाउंट पे किया जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर, ताकि आप रिसर्च आप अच्छे से कर सकें। उसके अंदर आपकी कुछ एज लिमिट है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो एज लिमिट आपकी रहती है वो कितनी रहती है? 30 साल की आपकी रहती है, 30 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहती है। ये आपका रिलैक्सेशन है। जैसे आपका, अगर मैं बात करूं, आपका जैसे जून एग्जामिनेशन हुआ था, तो जो उसके अंदर नोटिफिकेशन आया था, अब 3 पार्ट्स के अंदर आपका यूजीसी नेट होता है। एक तो आपका जेआरएफ हो गया, उसके अलावा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तीसरा आपका एक नया एस्पेक्ट क्या जुड़ता है, वो आपका पीएचडी का जुड़ता है, कि अगर आपको पीएचडी भी परस्यू करनी है तो उसके लिए भी आपको नेट क्वालिफाई आजकल होना पड़ता है। या तो आप यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है, उस एंट्रेंस टेस्ट को भी स्किप करने के लिए
अगर आपके पास यूजीसी नेट आप क्वालिफाइड हो तो आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू देके पास हो सकते हैं, आपको एंट्रेंस टेस्ट उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं देना पड़ता। पीएचडी के लिए भी आपकी कोई लिमिट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल जो लिमिट है वो आपकी है 30 साल। नॉर्मल जो आपकी लिमिट है वो आपकी है 30 साल। लेकिन अगर मैं बात करूं लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे कोर्स की, जैसे हम लॉ कर चुके हैं, हम एलएलएम हम कर चुके हैं, तो क्या हमारे लिए 30 साल की उम्र है? तो उसका आंसर है नहीं। आप सभी के लिए स्पेसिफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके लिए जो एज लिमिट रहने वाला है इसको देखिएगा। 3 years relaxation in the age will be permissible to the candidates with LLM degree। अगर आपके पास LLM डिग्री है तो 3 साल का और रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो इसका मतलब जो आपकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जेआरएफ के लिए वो आपको मिलेगा 33 ईयर्स का। 33 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप एलएलएम कर चुके हैं। 33 ईयर्स के अंदर अंदर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई माने जाएंगे और आपको वो सम आना शुरू हो जाएगा, जैसे 50,000 आपको सम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि 33 ईयर्स 3 साल का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप एलएलएम डिग्री करके आए हैं। तो ये क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि देखिए आप कई बारी अगर मैं बात करूं, जैसे आप अपनी सपोज कीजिए आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स आपने किया, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। उसके बाद 3 साल का हमने एलएलबी किया, उसके बाद फिर 1 साल या 2 साल का हम एलएलएम करते हैं। अब इतना अगर हम पढ़ रहे हैं तो 3+3+ लगभग 2 साल कितने हो गए? 8 साल तो आपके सिर्फ पढ़ाई के हैं। और बाकी की मैं अगर बात करूं तो सिर्फ 3 साल होता है बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, और शायद हो सकते हैं 2 साल का आपका हायर ग्रेजुएशन का हो। सिर्फ इतने के अंदर ही वो क्वालिफाई, तो उनको लगभग 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर मैं 5 ईयर्स भी लगा लूं कि 5+2 उसके अंदर भी आपका 7 साल तो निकल गए। तो इसीलिए आपका 3 साल का आपको एलएलएम डिग्री के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है क्योंकि लगभग आपके पास उसके अंदर लगभग आपके पास ग्रेजुएशन भी आपकी होती है, एलएलबी भी आपके पास होती है और एलएलएम भी आपके पास होती है। इसीलिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व कर चुके हैं उनको आपका 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आपका एज लिमिट था विद रिस्पेक्ट टू जेआरएफ, विद रिस्पेक्ट टू असिस्टेंट प्रोफेसर, विद रिस्पेक्ट टू पीएचडी। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप एलएलएम कर चुके तो जेआरएफ के अंदर आपकी जो एज लिमिट है दैट इज 33 ईयर्स, दैट इज 33 ईयर्स। अब बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या पेपर्स आपके आते हैं, क्या क्या आपका क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से पेपर्स आपके होते हैं। देखिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आपके दो पेपर्स होते हैं, एक पेपर नंबर 1 होता है, एक पेपर नंबर 2 होता है। अच्छा मैं बता दूं आपको, ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आप पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर डिवाइडेड होता है। लास्ट जून के अंदर आपका फिजिकल ट्राई हुआ था लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। इस बार से वापस आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन बेस्ड था। लगभग आपका लॉ का मैं देख रहा हूँ सेकंड शिफ्ट के अंदर ही आपका होता है लगभग। तो लगभग आपका शाम 6 बजे तक खत्म हो जाता है, 3 से 6 का आपका पेपर चलता है। 6 बजे आपका पेपर खत्म हो जाता है, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों ही उसी टाइम पीरियड पे आपको वो करने होते हैं। पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, या मैं बोलूं कॉमन टेस्ट रहता है। अब यूजीसी नेट जो भी क्वालिफाई करता है, अब आपको पता है कि आपको हायर एजुकेशन के बाद ही आप यूजीसी नेट देंगे। तो जैसे हिस्ट्री का हो सकता है कोई बच्चा, कोई पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, कोई लॉ का हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। हिस्ट्री में भी पेपर नंबर 1 आएगा, पॉलिटिकल साइंस में पेपर नंबर 1 आएगा, लॉ के अंदर भी पेपर नंबर 1 आएगा। तो तीनों के अंदर आपका जो पेपर नंबर 1 है दैट इज कॉमन। तीनों के अंदर जो पेपर नंबर 1 है वो आपका कॉमन पेपर है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपका पेपर नंबर 1 होगा ही होगा। और पेपर नंबर 1 के अंदर लगभग आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। अब पेपर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन आता है। लगभग 100 क्वेश्चन आपके पेपर नंबर 2 के अंदर आते हैं। जैसे आपका लॉ का एग्जामिनेशन है तो पेपर नंबर 2 का आपका लॉ हो गया। अगर पॉलिटिकल साइंस का तो पेपर नंबर 2 आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का पेपर नंबर 2 आपका हो गया। लेकिन पेपर नंबर 1 आपका सेम ही रहेगा, सिमिलर आपका रहता है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 की अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने आपको बताया 50 आपके क्वेश्चन होते हैं। इंटू 2 कर लीजिए, हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 100 नंबर आपके पेपर नंबर 1 के हो गए।
100 क्वेश्चन आपके पेपर नंबर 2 के आते हैं, लॉ के 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, इंटू 2 कर लीजिए, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स आपके लॉ की हो गई। और टोटल आपका कितना हो गया, 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। लगभग अगर मैं बात करूं, कट ऑफ कितना जाता है आपका, कट ऑफ कितना जाता है अगर मैं बात करूं यूजीसी का, नेट का मैं बात करूं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के लिए अगर मैं बात करूं कितना लगभग आपका कट ऑफ आपका जाएगा, तो लगभग आपका 175 180 मान के चलिएगा। और अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो लगभग आपका 195 से लेके 200 आपका कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आपका होता है। जेआरएफ का थोड़ा कट ऑफ हाई होता है क्योंकि उसके अंदर आपको बेनिफिट्स भी और एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो जेआरएफ आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, अब पेपर नंबर 1 की बात करूं, पेपर नंबर 1 आपका कॉमन टेस्ट होता है। पर्पस क्या होता है पेपर नंबर 1 का, पेपर नंबर 1 का पर्पस है कि आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट कर सके। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपका है, पर्पस क्या है उसका, कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनाना है तो क्या आपकी लॉजिकल थिंकिंग है या नहीं है, क्या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है, क्या आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है या नहीं है, इन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए ही आपका पेपर नंबर 1 होता है। और पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट में नॉलेज कैसा है, लॉ के अंदर आपका नॉलेज कैसा है, वो आपका पेपर नंबर 2 से डिसाइड होता है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, और किसी में भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट आपको मिलते हैं, कोई ब्रेक आपको नहीं मिलता पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 के बीच के अंदर। सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहती। पेपर नंबर 2 मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, और पेपर नंबर 1 के लिए आपकी अलग फैकल्टीज हैं जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर नंबर 1 की तैयारी कराती हैं, और पेपर नंबर 2 की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं ही कराता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वालिफाई, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें, आपके पास एलएलबी एलएलएम होनी चाहिए। एलएलबी की अगर मैं बात करूं, कम से कम आपके एलएलएम की बात 55% आपके मार्क्स आने चाहिए। हु हैव एक्सपीरियंस, हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन दी मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री के अंदर आपके लगभग 55% मार्क्स आपके इसके अंदर आने चाहिए। उसके अलावा अगर आप अपनी मास्टर डिग्री परस्यू भी कर रहे हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं भी करी, सपोज कीजिए आपने एलएलएम कंप्लीट नहीं किया, आप अपने कॉलेज के एलएलबी के 5th ईयर के अंदर है, या मैं बोलूँ एलएलएम के सपोज कीजिए 1st ईयर के अंदर है, तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपकी है, वो कंडीशन क्या है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर, आपको जिस दिन आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे, उससे 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर्स डिग्री इस मार्क्स के साथ, कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपको कंप्लीट करनी होगी, सबमिट करनी होगी। तभी आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा, तभी उसको हम क्वालिफिकेशन मानेंगे। अदरवाइज अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर भी लिया और आपने एलएलएम अपनी 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका नेट भी क्लियर नहीं माना जाएगा। अगर आपने एक बार नेट क्लियर कर लिया, तो आपका जो एक तरीके से मैं कहता हूँ ड्यूरेशन, कि आपको दोबारा नेट देना पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, आपको दोबारा नेट नहीं देना पड़ेगा। आपने एक बार नेट क्लियर कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो गए, तो आप क्वालिफाई ही रहोगे। ठीक है, अब एक बार पेपर नंबर 1 की बात करते हैं, क्या सिलेबस आपका रहता है पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 का। अगर पेपर नंबर 1 की मैं बात करूं, तो आपकी 10 यूनिट्स पेपर नंबर 1 के अंदर है, 10 यूनिट्स आपकी पेपर नंबर 2 के अंदर है। पेपर नंबर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपके कुछ यूनिट्स हैं पेपर नंबर 1 की। एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपको पेपर नंबर 1 पे भी फोकस करना पड़ता है, पेपर नंबर 2 पे भी। अगर मैं सपोज कीजिए एक कट ऑफ मान के चलो 180 की आपकी कट ऑफ रहती है, सपोज कीजिए एक कट ऑफ में मान के चलो 180 की कट ऑफ आती है, तो लगभग आपको 90 क्वेश्चंस आपको ठीक करने होंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चंस आपको ठीक करने होंगे। अगर मैं 90 क्वेश्चंस ठीक करने की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन आप सपोज कीजिए 50 में से आप ठीक कर भी लेते हैं पेपर नंबर 1 से, तो पेपर नंबर 2 से लगभग आपको कितने करने पड़ेंगे, 60 आपको क्वेश्चन 100 में से ठीक करने पड़ेंगे, तब आपका जो नेट है वो क्वालिफाई होगा। मैं सिर्फ एक यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, मैं इसके अंदर जेआरएफ की बात नहीं कर रहा अभी।
नेक्स्ट चलते हैं पेपर नंबर 2 के अंदर। पेपर नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करें, जो मेजर लॉज आपके जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका, आईपीसी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, फैमिली लॉ, उसके अलावा आजकल एनवायरमेंट लॉ भी काफी अच्छा हो गया, और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अब इन लॉज की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी यूनिट्स में ही कवर आपको कराऊंगा। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लॉज अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, जो यूनिट नंबर 6 का पार्ट है आपका। आईपीआर आपका हो गया, यूनिट नंबर 9 आपका रहेगा। उसके अलावा टॉर्ट्स आपका यूनिट नंबर 5 रहेगा। ठीक है, एक बार यूनिट वाइज भी देखते हैं कि क्या 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 यूनिट्स आपकी हैं। जैसे पहले यूनिट्स के अंदर आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा लास्ट में आपका इसके अंदर ग्लोबल जस्टिस और मॉडर्निज्म के भी क्वेश्चंस आते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपके ज्यूरिस ने क्या क्या चीजें बोले, कौन कौन से स्कूल्स आपके हैं, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। राइट्स एंड ड्यूटीज आपका आ जाएगा इसके अंदर, ओनरशिप और पोजीशन का भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा लीगल लाइबिलिटी, लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें भी आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो स्पेसिफिक आपका दिया हुआ है कि क्या क्या आपका आएगा। जैसे प्रियम्बल आपका आ जाएगा, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव आपका आ जाएगा, लेजिस्लेचर आपका आ जाएगा, जुडिशरी आपका आ जाएगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आपका इसके अंदर आएगा, इलेक्शन कमीशन, टेम्परेरी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सारे आपके टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट नंबर 2 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर आपका इंटरनेशनल क्या क्या होता है, उसके डेफिनेशन के नेचर क्या है, सोर्सेज क्या है, उसके अलावा यूएन चार्टर के बारे में बहुत डिटेल में आपसे पूछा जाता है। स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका पूछा जाता है, डब्ल्यूटीओ आपसे पूछा जाता है, आईएचएल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है आपका, एक्चुअली में तो लॉ ऑफ क्राइम्स आपका, लॉ ऑफ वॉर्स आपका होता है। जो वॉर क्राइम्स आपके होते हैं उनसे रिलेटेड आपका जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, हम उसकी बात करते हैं इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 4 लॉ ऑफ क्राइम्स, तो लॉ ऑफ क्राइम्स में अगर मैं बात करूं जनरली आपका इसके अंदर आपका आईपीसी ही आता है। जैसे आपकी जनरल एक्सेप्शंस क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मर्डर की बात अगर हम करें, कल्पेबल होमिसाइड की बात हम करें, स्टेट टेररिज्म, प्रॉपर्टी आपका हो गया, थेफ्ट हो गया, ये आपका एक्सटॉर्शन हो गया। उसके अलावा वुमेन, चिल्ड्रन, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, चिल्ड्रन वाले आपका अबडक्शन, किडनैपिंग, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5, तो वो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तीन आपके चार आपके मेजर लॉज इसके अंदर है। जो मेजर आपका चंक यूनिट नंबर 5 के अंदर है वो तो आपका टॉर्ट्स है, जिसके अंदर हम नेचर हो गया, डेफिनेशन हो गया, जनरल डिफेंसेस हो गए, स्पेसिफिक टॉर्ट्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, ट्रेसपास हो गया, डेफेमेशन हो गया। उसके अलावा तीन लॉज आपके और भी, जैसे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, अब आपका 2019 का आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, वो हो गया आपका कंपटीशन एक्ट हो गया। तो स्पेसिफिक आपका पूछा हुआ है, जैसे आपका एमएससीडी के केसेस के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि एमएससीडी के केसेस क्या होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल जो आपके केसेस हैंडल करती है, तो वो आपके कैसे चलते हैं, तो वो आपसे पूछा जाता है। कंपटीशन एक्ट भी थोड़ा सा आपका बेसिक बेसिक ही पूछा हुआ है। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 आपका बेसिक इसके अंदर ज्यादा आता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कमर्शियल लॉ, तो कमर्शियल लॉ के अंदर आपके बहुत सारे लॉज आ गए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और आपका कंपनी लॉ हो गया। ये सारा आपका कमर्शियल लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 7, तो फैमिली लॉ के अंदर बेसिकली आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, वही आपका इसके अंदर आएगा। सोर्सेज स्कूल से लेके आपका, चाहे आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, चाहे आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंट एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, वो सब आपका इसके अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ, तो कन्वेंशंस क्या हैं आपकी, जो मेजर ट्रीटीज आपकी हैं, एनजीटी के बारे में आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, बिल ऑफ राइट्स के बारे में आपसे बहुत सारा पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉर योर एग्जाम पर्पज। कन्वेंशन ज्यादा पूछी जाती हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज, कौन कौन सी कन्वेंशन एनवायरमेंट लॉ के रिगार्डिंग वो आपकी कहाँ कहाँ पर हुई थी। यूनिट नंबर 9 आईपीआर और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईपीआर के अंदर तो आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट तीनों आ जाएंगे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 वाला, वो भी आपका पूछा जाता है। इस बार आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भी क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू एविडेंस एक्ट, तो थोड़ा सा उसको भी आप टच करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यूनिट नंबर 10, तो आपका यूनिट नंबर 10 आपकी लास्ट यूनिट रहने वाली है, जिसके अंदर हम कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पढ़ेंगे कि आपका इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, यूएस के अंदर कैसे काम करता है, फ्रांस के अंदर कैसे काम करता है, कनाडा के अंदर कैसे काम करता है, और कंपेयर करेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के सिस्टम्स है, क्या अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ऑम्बड्समैन का प्रोसीजर कैसे होता है। ये सारी चीजें हम कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के अंदर ही देखेंगे। तो ये था आपका
विद रिस्पेक्ट टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। होपफुली एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको क्लियर पर्सपेक्टिव मिल चुका होगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस आता है, यूजीसी नेट होता क्या है और आप आगे चल के क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, अच्छे से यूजीसी नेट के बारे में आपको पता चले। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल से आपको पता लग जाएगा कि मेरी क्लासेस कब कब होती हैं और आपको काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। जैसे करण सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।